जय हिंद साथियों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। तो देखिए दोस्तों, वीडियो छोड़कर बिल्कुल नहीं भागना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो लगातार 10 वर्षों से दोस्तों प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं ना, तो भाई आप बहुत ही बड़ा दोस्तों है वो नुकसान कर देंगे अपना, क्योंकि फ्रेंड्स वो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ जो शायद दोस्तों आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं मेरे दोस्त। बिल्कुल, ये हिस्ट्री के दोस्तों वो 10 क्वेश्चन है। अगर आपका रेस्पॉन्स सही रहा तो दोस्तों मैं हर टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा जो एसएससी जीडी में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए, आप सभी के पढ़े हुए भी हो सकते हैं और आपने नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पर उन्हें दोस्तों कवर भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिना बकवास किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आई होप दोस्तों 90% लोगों का इसका आंसर राइट जाएगा। और ये दोस्तों जो खोज की थी वो किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने दोस्तों इसकी खोज की थी और 1921 में की थी। ठीक है, 1921 में की थी दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों जो कि आप सभी को पता है कौन सी नदी के किनारे है? ठीक है, जो है रावी नदी किनारे। कौन सी दोस्तों? रावी नदी किनारे हड़प्पा बसा हुआ है। और हड़प्पा जो है वर्तमान दोस्तों कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है दोस्तों, लड़काना जिले में है दोस्तों, पाकिस्तान के हड़प्पा जो है। ठीक है, और हड़प्पा दोस्तों यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा में दोस्तों आप सभी के यहाँ पर अन्नागार मिले हैं। ठीक है, अन्नागार यानी अन्न रखने के जो यहाँ पर घर होते हैं वो मिले हैं बहुत सारे। और दोस्तों यहाँ पर हड़प्पा जो था, इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि दोस्तों सबसे पहला जो इसमें शहर खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। ठीक है, हड़प्पा ही था जो सबसे पहले जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा ही था, इसलिए दोस्तों इसका नाम हड़प्पा पड़ता है। बाद में दोस्तों इसके जो सारे जितने जितने भी दोस्तों इसके यहाँ पर खोजे जाते हैं, यानी जो शहर खोजे जाते हैं वो दोस्तों इंडस नदी यानी दोस्तों सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में मिलते हैं। तो बाद में इसे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के, देखिए बहुत ही, ये समझ लीजिए इजी क्वेश्चन है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि भाई वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वो कौन था? तो दोस्तों बताइए, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह दोस्तों उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था वो कौन शासक था? कौन सा शासक था ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें जो सभी शासक दिए गए हैं वो मौर्य वंश से संबंधित है, तो आपको बताना है वो कौन सा शासक था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों वह शासक था जिसने दोस्तों एक सच्चे जैन मुनि की तरह यहाँ पर उपवास में दोस्तों अपने शरीर को त्याग दिया था, यह आप भी जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर चंद्रगुप्त जो था उसका यहाँ पर जो उत्तराधिकारी यानी दोस्तों उसका लड़का था बिंदुसार, और बिंदुसार का जो लड़का था वो था अशोक महान, जिसे दोस्तों आप जानते हैं इसमें कलिंग के युद्ध में दोस्तों हृदय परिवर्तन हो गया था किसका? अशोक का। यह आप सभी को पता होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अशोक महान ने ही दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर जो जनपद थे उनको अपनाया था, यानी 16 महाजनपदों को अपनाने वाला जो पहला राजा था वो कौन था? अशोक ही था। ठीक है, अशोक जो लड़का था वो किसका था? बिंदुसार का लड़का था, और चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों पोता था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मौर्य वंश से संबंधित था। किससे? मौर्य वंश से ये संबंधित था। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। आई होप दोस्तों आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था किसके मध्य लड़ा गया था, ये मुझे आपको बताना है। आप दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में कि भाई तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो 1191 में हुआ था, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों किसके मध्य लड़ा गया था? तो देखिए दोस्तों, ये जो लड़ा गया था ना, ये लड़ा गया था यहाँ पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तराइन के जो युद्ध हुए थे वो यहाँ पर 2 युद्ध हुए थे। ठीक है, एक 1191 में लड़ा गया था, इसमें दोस्तों हार किसकी हुई थी? इसमें मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। लेकिन जब 1192 में दोस्तों लड़ा गया तराइन का द्वितीय युद्ध, क्या सॉरी 1192 है दोस्तों, सॉरी मैं गलती से लिख दिया, 1100 यहाँ पर 92 में दोस्तों लड़ा गया था कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ दोस्तों, जो पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान इसे बोल सकते हैं, ये दोस्तों हार गया था, क्योंकि इसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी का जो साथ दिया था वो राजा जयचंद ने दिया था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिलती है, क्योंकि पृथ्वीराज जो चौहान था वो दोस्तों राजा जयचंद की एक पुत्री थी संयुक्ता, उससे दोस्तों प्यार करता था, तो इसी का दोस्तों फायदा उठाया इसने, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों इसकी लड़की से भाग कर शादी की थी, यानी मंडप से उठाकर लिया आया था कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों गुस्सा किसको आया था? भाई राजा जयचंद को गुस्सा आया। जो राजा जयचंद था वो किसका पिता था? वो दोस्तों संयुक्ता का पिता था। संयुक्ता कौन थी?
वो यहाँ पृथ्वीराज चौहान की दोस्तों कौन थे यहाँ पर, एक समझते हैं इससे प्यार करता था कौन, पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों मंडप में से उठा लाया था कौन यहाँ पर, पृथ्वीराज चौहान। किसकी पुत्री को, यहाँ पर दोस्तों ये जयचंद की पुत्री को, ठीक है। तो इसी का बदला लेने के लिए दोस्तों इसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया, और मोहम्मद गौरी का साथ दिया उसने कौन से युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो इस युद्ध में दोस्तों किसकी हार हुई, पृथ्वीराज चौहान की, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों इसी की वजह से यहाँ पर जो हारा था, कौन हारा था, ये पृथ्वीराज चौहान हारा था, वरना दोस्तों ये हारने वाला नहीं था, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए जो 1191 का युद्ध था, इसमें इसकी हार हो गई थी किसकी, मोहम्मद गौरी की। बाद में ये आया था दोस्तों यहाँ पर रणनीति बनाकर, तब इसने हरा दिया था किसको, पृथ्वीराज चौहान को, जयचंद की मदद से, ठीक है, जयचंद की मदद से। इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। दोस्तों आप सभी जानते हैं पहले क्या थे, जो सूबे हुआ करते थे वो दोस्तों मुगल साम्राज्य के अधीन हुआ करते थे, ठीक है। जैसे बंगाल एक सूबा हुआ करता था, तो बंगाल जो सूबा था वो दोस्तों किसके, मुगल साम्राज्य के अधीन था। जब 1707 में दोस्तों मृत्यु हो जाती किसकी, 1707 में मृत्यु हो जाती किसकी दोस्तों, यहाँ पर औरंगजेब की। तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद दोस्तों जितने भी यहाँ पर सूबे होते हैं जो मुगल साम्राज्य के अधीन आते हैं, वो दोस्तों सभी स्वतंत्र होने की मांग करते हैं। तो भाई यहाँ पर जब यहाँ पर जो औरंगजेब है उसके 5 पुत्र होते हैं, ठीक है, 5 पुत्र होते हैं। 2 पुत्रों की दोस्तों मृत्यु पहले हो जाती है, लेकिन जो बाद में बचते हैं मुअज्जम, आजम और कामबख्श, मुअज्जम, आजम और कामबख्श दोस्तों 3 पुत्र बचते हैं। इसके बाद जो तीनों पुत्र होते हैं ना, उनमें लड़ाई होती है किसके लिए, गद्दी के लिए, सिंहासन के लिए दोस्तों लड़ाई होती है। तो इसी का फायदा उठाते हैं दोस्तों ये यहाँ पर बंगाल के शासक कौन है, मुर्शीद कुली खां। और मुर्शीद कुली खां दोस्तों अपने यहाँ पर बंगाल को स्वतंत्र कर लेता है, और इसी को कहा जाता है कि बंगाल का पहला जो नवाब होता है वो कौन होता है, मुर्शीद कुली खां। कौन, मुर्शीद कुली खां, जिसने दोस्तों बंगाल को पृथक का मतलब दोस्तों ये है स्वतंत्र कर लिया था, इसने अपने अधीन कर लिया था, ना कि दोस्तों ये मुगल साम्राज्य के अधीन था, इसने दोस्तों अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था बंगाल को, ठीक है। तो इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना। देखिए दोस्तों पहले क्या होता था, जो विधवाएं होती थी जिनकी दोस्तों यहाँ पर जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो जाती थी, तो उनको दोस्तों दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी। तो इसी का दोस्तों यहाँ पर जो कुछ हमारे जो विचारक रहे हैं, जो महान संत रहे हैं, उन्होंने दोस्तों जब देखा कि भाई ये तो बहुत ही बड़ी दोस्तों बला है, इसको हमें यहाँ से हटाना है, कुरीतियाँ हैं दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी, तो इनको हटाना है। तो इसको दोस्तों हटाने का प्रयास किया गया। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपका दोस्तों 1856 में, क्या 1856 में दोस्तों ये कानून बना कि जो विधवा है वो दोस्तों दोबारा से, पुनः का मतलब दोस्तों दोबारा, विवाह का मतलब विवाह, यानी पुनः विवाह कर सकती है। इसलिए विधवा पुनः विवाह दोस्तों कानून बना 1856 में। 1856 में दोस्तों विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है भाई यहाँ पर अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। ये दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य जो रहा था वो यही रहा था कि भाई यहाँ पर फूट डालो और शासन करो। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर अंग्रेजों की जो नीति थी वो काम भी आई, और दोस्तों उन्होंने फूट डाला और शासन किया। तो दोस्तों कब ये उन्होंने नीति अपनाई थी, तो भाई ये अपनाई थी 1858 में। कब से दोस्तों, 1858 में लॉर्ड डलहौजी के काल से दोस्तों ये नीति अपनाई गई थी। और यहाँ आप सभी जानते हैं दोस्तों 1858 में 1905 में क्या हुआ, 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कैनिंग के काल में। तो क्या हुआ दोस्तों, पूर्वी बंगाल और यहाँ पर पश्चिम बंगाल, 2 भागों में बंगाल बट गया। जो पूर्वी बंगाल था उसमें दोस्तों मुस्लिम थे, ठीक है, मुस्लिम थे। और दोस्तों जो पश्चिम बंगाल था उसमें क्या थे, उसमें दोस्तों हिंदू की संख्या ज़्यादा थी। इसमें दोस्तों यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन हिंदू इसमें भी थे, लेकिन नाम मात्र के लिए। लेकिन इसमें दोस्तों मुस्लिम भी थे केवल नाम मात्र के लिए, लेकिन संख्या किसकी ज़्यादा थी, यहाँ पर हिंदुओं की और यहाँ पर मुस्लिमों की। तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग जाता है इनके पास पूर्वी बंगाल में, और उनसे कहता है कि भाई आपने तो यहाँ पर अलग अपना ये मतलब जगह ले लिया, यानी अपना अलग से स्थान ले लिया, लेकिन यहाँ पर जो हिंदू हैं वो तो कांग्रेस से चल रहे हैं, यानी कांग्रेस उनके लिए अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपकी कोई संस्था नहीं है, तो आप क्या काम कीजिए, एक मुस्लिम लीग बना लीजिए अपने लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, आप सभी जानते हैं 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और दोस्तों यहाँ पर सलीमुल्लाह खां के द्वारा बंगाल में, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, ठीक है। और दोस्तों क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद यहाँ पर दोस्तों मतभेद हो जाता है, किसमें, हिंदू और मुस्लिम दोनों में मतभेद हो जाता है। तो इससे दोस्तों फ़ायदा उठाते हैं कौन, यहाँ पर जो अंग्रेज होते हैं, इनका यही काम था फूट डालो और शासन करो। तो इसलिए दोस्तों 1907 में जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का,
सॉरी 1907 लिखना है, 1907 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो दोस्तों इसमें नरम दल और गरम दल आपस में बढ़ जाते हैं। क्या? नरम दल और गरम दल आपस में बढ़ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 1911 में जाकर कहीं जाकर दोस्तों ये जो होते हैं नरम दल और गरम दल आपस में मिलते हैं। तो यही दोस्तों क्या होता है, फूट डालो और शासन करो, इसी नीति से दोस्तों सब कुछ जो मामला है वो गड़बड़ जाता है। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष है इसका राइट आंसर। इंग्लैंड में जो दोस्तों गृह युद्ध था वो कितने वर्ष चला था? 7 वर्ष। इंग्लैंड में दोस्तों आप सभी जानते हैं इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इन क्रांतियों में दोस्तों यही होता है। तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध, गृह का मतलब यही दोस्तों इंग्लैंड में खुद का युद्ध था, वो 7 वर्ष चला था। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका ये है कि 8वां क्वेश्चन है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग मतभेद हैं इनके, बहुत सारे जो मतभेद हैं, लेकिन जो रियल मतभेद है, जो रियल मतलब कहानी है वो यही है, जो आर्य आए थे वो दोस्तों मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, यानी केंद्र आप बोल सकते हैं मध्य, यानी सेंट्रल एशिया से दोस्तों आए थे आर्य। ठीक है, आर्य आए थे और उन्होंने दोस्तों यहाँ पर अपनी सभ्यता बनाई। ठीक है, तो आर्य को दोस्तों जो आए थे ना, इन्होंने मध्य एशिया से आए थे और भारत में दोस्तों इन्होंने एंट्री मारी, तब जाकर दोस्तों इन्हें भारत में इनके नाम से क्या बना? आर्यव्रत बना। क्या? आर्यव्रत बना। भारत का जो नाम था एक और बना था क्या? आर्यव्रत। आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये आर्यों के नाम से ही बना था, आर्यव्रत। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई? ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, वो कौन सी अवधि है जिसमें रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप सही से पढ़ रहे हैं ना तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कर जाएंगे, अगर आप सही से पढ़ रहे हैं। तो वो कौन सी अवधि है जिसमें दोस्तों रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? बताइए दोस्तों। देखिए, रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने और महाभारत की थी किसने? वेद व्यास ने। किसने? वेद व्यास ने। ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों वो कौन सी मतलब अवधि थी? तो आप सभी को बताना है वो अवधि थी दोस्तों कौन सी? आर्य अवधि। कौन सी अवधि? आर्य अवधि। जब आर्य भारत में आए थे, जब आर्य दोस्तों भारत में आए थे, तभी दोस्तों रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए भाई, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन से करेंगे ना तो एक ऑप्शन तो दोस्तों पहले गलत हो जाएगा अगर आप ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि हर्षवर्धन, इसमें दोस्तों गुप्त नहीं आ रहा है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन है जिसमें दोस्तों गुप्त आ रहा है और समुद्रगुप्त आ रहा है, ब्रह्मगुप्त आ रहा है और चंद्रगुप्त आ रहा है। ठीक है, चंद्रगुप्त दोस्तों आप सभी को पता है जो मौर्य वंश में होता है वो भी चंद्रगुप्त होता है, लेकिन आपको यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन निकालना है, कैसे आंसर निकाल पाएंगे वो देखिए दोस्तों। समुद्रगुप्त भी आ रहा है, चंद्रगुप्त भी आ रहा है दोस्तों, ब्रह्मगुप्त भी आ रहा है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। दोस्तों मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं की है, वहाँ मौर्य लग जाएगा तो वो मौर्य वंश से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर केवल दोस्तों क्या लिखा है? चंद्रगुप्त लिखा है। क्या लिखा है? चंद्रगुप्त लिखा है। तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का जो संस्थापक था, जो स्थापना जिसने की थी, वो कौन था? वो चंद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बार बार दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी को यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं, वो भी हिस्ट्री के, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि भाई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों वो है जो रिपीटेड है, जो बार बार आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी के बीच में इन क्वेश्चनों को लाया यहाँ पर, ताकि फ्रेंड्स आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को देख पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं पहले भी, अगर आप इन 10 क्वेश्चनों में से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर दे पाए हैं, उसका कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई जरूर कीजिएगा कि हाँ भाई मैंने इतने क्वेश्चन सही किए हैं या इतने क्वेश्चन गलत किए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपको पता चल गया होगा, और मैं तो यही बोलता हूँ भाई कि आप सभी इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझे होंगे और मैंने इनके बारे में डिटेल्स में भी सही आपको समझाया होगा। कुछ मिस्टेक हुई है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि भाई ये मिस्टेक हो गई आपसे, तो उसका मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा कि मिस्टेक हुई है। तो थैंक यू ऑल ऑफ ऑल। और आपका जो दोस्तों जो एसएससी जीडी है उसका बहुत जल्दी फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस अपने ऊपर डिपेंड होना है कि भाई कैसे हम इसको क्रैक कर पाएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ ऑल। जय हिंद।